अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द नाइन्थ क्रिटिकल एनालिसिस सेशन। आई एम योर मॉडरेटर सहर फारूकी फ्रॉम द डिस्कशन फोरम। आज का सेशन कम्युनिटी नंबर 21 एंड 22 में से प्रेजेंटर्स फिजा एंड बुरहान हैं हमारे साथ, जो कि आज का सेशन प्रेजेंट करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल हैंड इट ओवर टू आवर फर्स्ट प्रेजेंटर बुरहान। बुरहान, द माइक्रोफोन इज योर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज की जो जिस वीडियो को हम क्रिटिकल एनालिसिस प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो रबाइश शमूली और मोहम्मद हिजाब के बीच में डिबेट है। और डिबेट का जो टॉपिक है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द हमास एंड आईडीएफ एंड द ऑन गोइंग जो भी जीनोसाइड वाली सिचुएशन चल रही है गजा के अंदर, उसके रिलेटेड है। एंड इस शो को जो मॉडरेट कर रहे हैं वो पियर्स मॉर्गन है। मैं पहले थोड़ा सा बताता चलूं कि रबाई शमूली कौन है और मोहम्मद हिजाब कौन है। रबाई शमूली एक रबाई है। रबाई को ऐसा समझ लें कि जिस तरह हमारे यहाँ मौलवी होते हैं, मुफ्ती कराम, मुफ्तियान कराम होते हैं, सिमिलरली रबाई शमूली जूडिज़म में, यहूदियत के अंदर रबाई उनको बोला जाता है। और ये रबाई शमूली कोई आम रबाई नहीं है, ये वहाँ की ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ जो हैं, जो कि रवायत पसंद ज्यूज़ हैं, उनकी एक मूवमेंट है, हसदिक मूवमेंट। वहाँ से मतलब उससे बिलोंग करता है। एंड ज़ायनिस्ट नेटवर्क के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। यानी इसराइल की स्टेट के लिए और जो ज्यूज़ की वैल्यूज़ हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मीडिया के ऊपर बात भी करता है, मीडिया के ऊपर ये शोज भी होस्ट करता रहा है। इसके अलावा इसने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 21 ईयर्स का जब था तब उसने एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो कि बाद में ग्रो के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कन्वर्ट होगी। और न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी भी जितने न्यूज़ चैनल्स हैं मेन मेन, उनके अंदर ये फीचर भी मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको द मोस्ट फेमस रबाय ऑफ अमेरिका का भी खिताब दिया। तो ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। इसके साथ साथ इसने कोई 30 के करीब तो किताबें लिखी हुई हैं उन ज्यूइश के हक में और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं। दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे सामने वो हैं मोहम्मद हिजाब। मोहम्मद हिजाब जो हैं वो एक पोलेमिसिस्ट हैं। पोलेमिसिस्ट से ऐसे समझ लें जिस तरह कैसर अहमद राजा जो डिबेट्स कर रहे होते हैं। तो मोहम्मद हिजाब इनिशियली ज़्यादातर यही करते थे। अभी इनका अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर मिलियंस से ज़्यादा तो इनके फॉलोअर्स हैं। एंड उसके साथ साथ ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर अरेबिक लैंग्वेज के इंस्ट्रक्टर भी हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ से दीन से रिलेटेड तालीम हासिल की हुई है। जामिया अज़हर से भी पढ़े हुए हैं और अभी करंटली अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं इन थियोलॉजी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो हम ज़रा हम देखेंगे कि होता ये कि इस डिबेट का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। होता ये है कि मोहम्मद हिजाब और रबाई शमूली दोनों ऑपोजिट एंड के ऊपर मौजूद हैं। एक ज्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बहुत स्पेसिफिकली बात की जाए तो एक जो है वो हमास को प्रेजेंट कर रहा है और एक जो है आईडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक किस्म का डायरेक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन डिफेंड कर रहे हैं। तो होता यह है कि दोनों, ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन ना 4 डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर डिवाइडेड है। और हर क्वेश्चन के अंदर पियर्स मॉर्गन उनके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट करता है। और क्वेश्चन रखने के बाद जो रबाई शमूलिया और मोहम्मद हिजाब, इनको एक एक मिनट मिलता है। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इनको जो एक एक मिनट मिला है इन द थ्रू द लेंस ऑफ दैट क्वेश्चन जो कि इनके सामने रखा गया है, ये उस क्वेश्चन का आंसर करते हुए अपना आर्गुमेंट किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं और उसके अंदर कहाँ के ऊपर ये फैल्सीज और बायस का शिकार होते हैं। तो हम ये सारा की सारी चीज़ इंशाल्लाह ताला कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो हमारे सामने जो पीएस मॉर्गन इनके सामने रखता है वो ये है कि अरियान आप साथ साथ देखें जब मूव करते जाए। पहला क्वेश्चन जो रखता है पीएस मॉर्गन वो ये कि आर हमास टू ब्लेम, कि यानी ये जो अक्टूबर 7 के बाद सारा का सारा वाकया हो रहा है, कि इसके अंदर हमास को ब्लेम बनता है या नहीं बनता, इसके ऊपर क्या राय देंगे। तो सबसे पहले बारी आती है मोहम्मद हिजाब की। तो मोहम्मद हिजाब की अभी हम वीडियो सुनते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद हिजाब ने इस पूरे आर्गुमेंट को रिस्पॉन्स किस तरीके से किया। प्ले Are द वीडियो। Hamas to blame? You have a minute, Mohammed, from now. From one perspective, Hamas started the battle because obviously from October 7th, even they themselves title it Tufan al-Aqsa or the flooding of al-Aqsa. But from another perspective, if you really look at it from an international law perspective, we're talking about 1967, we're talking about Syria Resolution 242, in which it is actually stated that Israel is a belligerent state because they're occupying the West Bank, East Jerusalem and Gaza. And they have been, so therefore the war has been continual for a very long time according to international law. But let's remove Hamas from the situation altogether.
Let's remove them. What do you have? You have the West Bank. And what do you have in the West Bank? You have 187 children who have been put in prisons. They have been put in prisons, according to B'Tselem, without charge. You have 44 children before October the 7th that have been killed before October the 7th in just 2023 alone. So if you remove Hamas from the equation, what you have the West Bank. You remove dominance from the equation, you have the West Bank, and what do you have? You have occupation, you have settlement, which you condemned, rightfully so. You condemned that on your show. The settlement's there. Okay. Rabbi Shmuley, 1 minute to respond. ओके सो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ के ऊपर स्लाइड नंबर तो नहीं है मेंशन, लेकिन ब्लॉक नंबर आपके ऊपर पास मेंशन है और आपके पास टाइम स्टैम्प्स भी गिवन होगी। तो जब ये अभी ब्लॉक 1 का क्वेश्चन है तो आप इसको ब्लॉक 1 के थ्रू रेफर कर सकते हैं और आगे चलेंगे जब हम, तो बीच में टाइम स्टैम्प्स भी आ रही होंगी। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो ताकि वो क्वेश्चन रेलिवेंट रहे और हमें भी पता हो कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के टाइम के ऊपर, तो आप वो टाइम स्टैम्प मेंशन कर सकते हैं और साथ में उसका ब्लॉक नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक 1 चल रहा है अभी और फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, तो इसको अकॉर्डिंगली आप नोट कीजिएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मोहम्मद हिजाब के सामने ये जो मोहम्मद हिजाब ने पूरा आर्गुमेंट किस तरीके से स्ट्रक्चर किया और उसको आंसर किस तरीके से किया। मोहम्मद हिजाब ने 4 मेन बातें की। पहली बात उसने ये बोला कि हाँ ठीक है, हमास ने ये 7 अक्टूबर वाला अटैक किया, उन्होंने खुद उसको नाम दिया है तूफान अल अक्सा का। तो एक तरफ तो वो खुद ये सारी बात करते हैं, लेकिन आप चूंकि बोल रहे हैं कि क्या हम हमास को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इस पूरे मामले में या नहीं, तो इसको हम फॉर अ मोमेंट हम इसको साइड पर रखते हैं और हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि 7 अक्टूबर से पहले क्या हो रहा है। तो 7 अक्टूबर से पहले 187 चिल्ड्रन, जिसका डेटा मैंने यहाँ के ऊपर मेंशन किया हुआ, बैतुस्सलाम एक इदारा है इजराइल का जो कि ये डेथ्स को डॉक्यूमेंट करता है और ये इस तरह का जितना भी ये जीनोसाइड और ये जितनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसके ऊपर अनबायस्ड तरीके से वो ये पूरा डाटा कलेक्ट करता है, इजराइलीज का भी और पैलेस्टीनियंस का भी। और इवन दो इतना डाटा कलेक्ट करता है कि पैलेस्टीनियंस ने भी जो इजराइल के लोगों को मारा होता है उसका भी डाटा मौजूद होता है विद द वेरी डिटेल। तो उसके अंदर मोहम्मद हिजाब अपना आर्गूमेंट स्ट्रक्चर करके बोलता है कि 187 चिल्ड्रंस को अक्टूबर 2023 से पहले या उस पूरे साल के अंदर 187 माइनर्स को यानी वेस्ट बैंक के अंदर जो है क्या किया गया, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया विदाउट एनी चार्ज। अब वेस्ट बैंक और गजा दोनों अलग अलग जगह हैं और हमास का जो होल्ड है वो गजा के ऊपर है, वेस्ट बैंक के ऊपर नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, वो दूसरी बात करता है कि 2023 के अंदर 40 बच्चों को तो सिर्फ उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर मारा और टोटल 44 जो माइनर्स हैं, यानी माइनर्स से मुराद ऐसे है कि छोटे बच्चे हों, वो तो किसी वॉर के अंदर जो जिस साइड पे ऊपर भी हों उनका कोई किरदार नहीं होता इस तरह से। तो उनको किस खाते के अंदर मारा जा रहा है, इवन दो ये 7 अक्टूबर से पहले की बात हो रही है। और फिर वो तीसरी बात जो करता है वो ये कहता है कि इजराइल ने चूंकि वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यरूशलेम का कुछ इलाका है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है और उसके साथ साथ उसने गजा के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो जब उसने इन तीनों जगहों के ऊपर कब्जा किया हुआ है तो सीरियन रेजोल्यूशन 242 ये कहता है कि अगर कोई रियासत ऐसा कर रही है और वहाँ के लोगों यानी जगह के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है, उसका पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट है, मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है। तो बेस्ड ऑन दैट रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन 242, इजराइल की स्टेट जो है वो एक बेलिजरेंट स्टेट है, गासिब रियासत है। तो इसके अंदर बायस और फैलिसी नहीं है, लेकिन ये आर्गूमेंट इस वजह से आप लोगों को बताया गया, या सामने रखा गया है ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें जो आगे कन्वर्सेशन होने वाली है। तो अभी ये जो पूरी की पूरी 1 मिनट की बात हुई थी, अब यही सेम क्वेश्चन का आंसर जो रबाई शमूली है ये भी करेगा और इसके अंदर वो मोहम्मद हिजाब ने जो बातें की हैं उसको भी टैकल करेगा। तो हम जरा ये वीडियो देखते हैं और आप लोगों को तो मैं तो बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि ये जब ये बात कर रहा होगा, इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा होगा, तो इसके अंदर क्या गड़बड़ हो सकती है। जी रबाई। 242 in the UN doesn't mention a single thing about aggression or aggressor. That is a total fabrication, and it speaks about disputed territories. But let's be clear. The occupier of Gaza is Hamas. They won an election in 2006, had a civil war with Mahmoud Abbas, took the Palestinian Authority officials, threw them off buildings, killed Muslims, killed Arabs. Mahmoud Abbas is afraid to go to Gaza. He's terrified of Hamas. He hasn't been there since 2007. And let's be clear, Hamas is an abomination to Islam. Sultan Salah al-Din, the greatest Muslim conqueror of all time, after whom the main artery in Gaza is named, he said that you have to allow all prisoners to be redeemed. He would never hold hostages. And remember, Islam is about fair treatment of prisoners of war. Hamas beheaded Thai non-Jewish workers. You asked in your last
last appearance here, for real first-hand sources, I'm the first-hand source. I saw it in Kibbutz Alumim. They raped women. They had sex with dead women's bodies. They are evil and do. So ये रबाई शमूली ने ये आंसर प्रेजेंट किया है इन उस क्वेश्चन का जो कि पियर्स मॉर्गन ने पूछा था कि आर हमास टू ब्लेम, तो हमास को क्या ब्लेम किया जा सकता फॉर अक्टूबर 7, तो उसका क्वेश्चन का आंसर उसने ये दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, तो हम इस पूरे आर्गुमेंट को डायसेक्ट करके देखेंगे कि इसके अंदर कहाँ पे बायस है और कहाँ पे फैलिसी है और कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहली बात वो क्या करता है रबाई शमूली, वो बोलता है Syrian resolution 242 does not mention a single thing about aggression or aggressors. That's a total fabrication. तो अगर आप लोगों ने मोहम्मद हिजाब की वीडियो जब सुनी है, आप लोगों ने पहले भी वीडियो देखी होगी और अभी जब मैंने भी वीडियो प्ले की, तो उसके अंदर कहीं पे भी मोहम्मद हिजाब ने वर्ड नहीं यूज किया एग्रेशन या एग्रेसर का। तो रबाई शमूली ने बड़ा चालाकी से क्या किया कि बजाय कि वो उसके एक्चुअल आर्गुमेंट को टैकल करता जो कि वहां के ऊपर उसके सामने प्रेजेंट किया गया था, ये जो भी उसके सामने बात रखी गई थी, उसने क्या किया, उसने एक फेक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट किया और फिर उसको अटैक करना शुरू कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं कन्वर्सेशन के बीच में कि आप एक्चुअल आर्गुमेंट को छोड़ के आप एक फेक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको जाके अटैक करते हैं क्योंकि आप ओरिजिनल आर्गुमेंट को या आंसर नहीं कर सकते या उसको फेस नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीजन, या आप ये मिस्टेक करते हैं, तो जब ऐसा मामला पेश आता है तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉ मैन फैंटेसी। स्ट्रॉ मैन क्या होता है? स्ट्रॉ मैन ये आप लोगों को सामने नजर आ रहा है, ये तिनकों का बना हुआ एक मैन है, यानी कि पुतला है, खेतों के अंदर लगाया जाता है ताकि परिंदे वगैरह या जानवर वगैरह खेतों के अंदर ना आए। तो ये यहाँ के ऊपर क्या करते हैं, एक फेक मैन कंस्ट्रक्ट करना, मैंने इसको स्ट्रॉ मैन फैलेसी इसी वजह से बोला जाता है कि आप एक फेक रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते हो और फिर उसको जाके अटैक करते हो। तो यहाँ के ऊपर वो स्ट्रॉ मैन फैलेसी जो है वो कर रहा होता है। ना सिर्फ कि वो ये करता है कि स्ट्रॉ मैन फैलेसी करता है, फिर वो एक जुमला बोलता है कि दैट इज टोटल फैब्रिकेशन, यानी इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द एविडेंस कि वो कोई एविडेंस प्रोवाइड करे कि क्यों ये फैब्रिकेशन है, वो क्या करता है कि वो कॉन्फिडेंटली इतना जबरदस्त तरीके से ऑडियंस के सामने ये बात रखता है ना कि जैसे ये बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। उसने पहले स्ट्रॉ मैन फैलेसी एक बनाई, उसको सामने प्रेजेंट किया और फिर कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि ये तो टोटल फैब्रिकेशन है। अब हो ये रहा है कि इस जुमला बोलने के बाद ऑडियंस के माइंड के अंदर तो ये बात ये आएगी ना कि ये तो इसने तो मतलब ये जो पूरी की पूरी फैलेसी है ना, इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती है, समझ में नहीं आता अगर आप गौर नहीं कर रहे हो ना। तो रबाई शमूली चूंकि एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है, तो वो अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए, अपने कॉन्फिडेंस को यूज करते हुए, स्ट्रॉ मैनिंग को यूज करते हुए इस पूरे के पूरे जो उसका एविडेंस, जो पूरा का पूरा आर्गुमेंट मोहम्मद हिजाब ने प्रेजेंट किया था, उसको टैकल करने की बजाय क्या कर रहा है कि उसको कॉन्फिडेंस के जरिए बस ऐसे ही बोल रहा है कि ये तो बिल्कुल झूठ है। और जब आप ऐसा करते हैं तो फॉर अ मोमेंट जो ऑडियंस होती है, जो सुनने वाले होते हैं, उनके माइंड के अंदर भी एक दफा ये बात चली जाती है कि शायद इसने अगर ये बंदा बोल रहा है कि इसने फैब्रिकेशन की है, तो फिर ये बंदा झूठ बोल रहा होगा, ये अपने पास से बातें बना के ला रहा होगा। तो ये अभी तक तो इस कन्वर्सेशन के अंदर हम ये फर्स्ट सेंटेंस के अंदर तो उसने ये किया। नेक्स्ट चलिए आगे। तो इसके बाद क्या, इसके बाद वो बोलता है कि लेट्स बी क्लियर, द ऑक्यूपायर ऑफ गजा इज हमास एंड वो फिर उसके बाद पूरी डिटेलिंग प्रेजेंट करता है। अब हम अगर देखें इसको, हम कलेक्टिवली देखें तो उसको प्रोपेगेंडा बोला जाता है, यानी वो अपना फाल्स नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वो ऐसी इंफॉर्मेशन पिक कर रहा है और उसको सामने प्रेजेंट कर रहा है जो कि सिर्फ उसके नैरेटिव को सपोर्ट करता है। लेकिन हम इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि हर पॉइंट के ऊपर वो क्या कर रहा है। सबसे पहले वो लॉर्डिक लैंग्वेज का यूज कर रहा है और वो बोलता है द ऑक्यूपायर ऑफ गजा इज हमास, और फिर नेक्स्ट ही सेंटेंस के अंदर वो बोलता है दे वन एन इलेक्शन इन 2006 हैड अ सिविल वॉर विद महमूद अब्बास, और फिर वो ये जो सेकंड पोर्शन ऑफ द स्लाइड्स आपको यहाँ के ऊपर शो हो रहा है। अब हो ये रहा है यहाँ के ऊपर कि पहले तो वो लोडेड लैंग्वेज यूज करके हमास को एक इलेजिटिमेट पार्टी डिक्लेयर कर रहा है। इलेजिटिमेट पार्टी इस तरह से डिक्लेयर कर रहा है कि वो बोल रहे कि ये लोग ऑक्यूपायर ऑफ गजा हैं, बट इन रियलिटी 2006 के इलेक्शन में आने के बाद हमास जो है वहाँ के ऊपर गवर्नेंस के अंदर आई थी, और उसके बाद ये पूरी की पूरी जो कन्वर्सेशन है वो उसके बाद ये जो हमास के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है गजा का, या वो उसको गजा के लोगों को प्रेजेंट करते हैं, वो शामिल है। तो वो लोग जो कि वहाँ के लोगों के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, उनको वो इलेजिटिमेट करार दे रहा है पहले, ताकि वो अपने नैरेटिव को सपोर्ट कर सके। फिर वो बोलता है कि दे वन एन इलेक्शन इन 2006, खुद ही बोल रहा है, पहले उनको ऑक्यूपायर बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि वो उन्होंने इलेक्शन भी जीता है वहाँ के ऊपर। तो दे वन एन इलेक्शन इन 2006 हैड अ सिविल वॉर विद महमूद अब्बास, took the Palestinian authorities official threw them off the buildings, killed Muslims and killed Arabs.
अब यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि ये गेम क्या प्ले कर रहा है। इसको हम ओवरऑल अगर हम बोलें तो ये कर क्या रहा है, पहले मैं बताता हूँ कि इसने यहाँ के ऊपर किया क्या है, एंड देन फिर हम बताएंगे कि ये फैलिसी क्या है। अब यहाँ के ऊपर ये क्या कर रहा है कि ये जहाँ पे ऊपर जितनी भी बातें लिखी हुई ना ये सच है, लेकिन थोड़ी सी ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड कैसे हैं कि 2006 के अंदर हमास क्या इलेक्शन जीता है, बिल्कुल जीता है। दे हैड अ सिविल वॉर विद महमूद अब्बास, बिल्कुल उनकी हुई थी महमूद अब्बास के साथ। और फिर ये जो सामने नीचे जो यानी मुस्लिम्स क्या उसके अंदर किल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। अरब्स भी किल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन हुआ क्या था, रियलिटी को छुपा रहा है। हुआ ये था कि 2006 के अंदर जब वो इलेक्शन जीत गए हमास के लोग, हमास की पार्टी इलेक्शन जीत गई, तो यूएस ने और यूरोप ने और इसराइल ने मिलके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, इवन दो वो इलेक्शन जीत के आए हुए थे। और इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, उनके बंदे उठाए उठाए, उनको इलेक्शंस नहीं लड़ने दे रहे थे, इस तरह के सारे मसाइल। लेकिन हमास जीत गया था इलेक्शन। जब आप हमास इलेक्शन जीत गया है तो गवर्नेंस के अंदर किसने आना है, हमास ने आना है ना। लेकिन महमूद अब्बास जो है वो भी एक फ़लस्तीन की पार्टी है जिसको हम अल फतह पार्टी कहते हैं, जो इन्होंने ओस्लो अकॉर्ड्स के अंदर भी नेगोशिएशन की थी, और यासिर अरफात इस पार्टी के अंदर पहले रहा है। बाद में अभी महमूद अब्बास उसको लीड कर रहा है। तो महमूद अब्बास ने क्या किया कि उनको ये गवर्नमेंट का ये जो अथॉरिटी है ना ये हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया। और हुआ ये कि जाहिर सी बात है, जब हमास के लोगों का हक था तो उन्होंने बाद में सिविल वॉर करनी पड़ी, ज़बरदस्ती जो है इस अपना मैंडेट हासिल करने के लिए उनको फिर सिविल वॉर करनी पड़ी, यानी लड़ाई ज़बरदस्ती ये अपना हक लेना पड़ा। तो जब ये हुआ तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि दोनों तरफ मुस्लिम्स थे और दोनों तरफ ही अरब्स थे। अब वो इस तरह से फ्रेम कर रहे हैं पूरे के पूरे सेंटेंस को कि दे किल्ड द मुस्लिम्स एंड किल्ड द अरब्स, ताकि हमास एक अलहदा चीज़ है और मुस्लिम्स और अरब्स बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है, और ये बिल्कुल हमास जो है इनके खिलाफ है, और ये बिल्कुल एक इलेजिटमेट और थर्ड पार्टी है जो कि इस पूरी की पूरी सिनेरियो के अंदर एग्जिस्ट करी है। जबकि महमूद अब्बास भी फ़लस्तीनी है, हमास के लोग भी फ़लस्तीनी, और इनकी आपस की लड़ाई है, और आपस की लड़ाई भी एक वैलिड रीज़न की वजह से है। और इस सब चीज़ को यूज़ करते हुए जब आप ऐसे फैक्ट्स को पिक करते हैं जो कि सिर्फ आपके एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हो या आपके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हो, और उनको इवन दो ट्विस्ट भी कर लेते हैं, तो इस पूरी की पूरी टेक्निक को बोला जाता है चेरी पिकिंग। यानी आप पूरी की पूरी पूरा का पूरा सच नहीं बता रहे, आप आधा सच बता रहे हो, और सिर्फ वो सच बता रहे हो जो कि आपके नैरेटिव को सपोर्ट करता है। तो फिर वो इस पूरी के पूरे नैरेटिव को लेके आगे चल रहा है, और आगे कहता है कि महमूद अब्बास इज अफ्रेड टू गो टू गजा, ही इज टेरिफाइड ऑफ हमास, ही हैज नॉट बीन देयर सिंस 2007। अब महमूद अब्बास ने कभी भी ये बात नहीं की कि मैं गजा इस वजह से नहीं जाता कि मुझे हमास से डर लगता है, बल्कि हम जिस तरह की गजा के हालात हैं वो इसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि महमूद अब्बास की हमास के साथ लड़ाई हुई है, और हमास जो है वो वहाँ के ऊपर होल्ड रखती है गजा के अंदर, यानी उसके सपोर्टर्स रहते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ के ऊपर पॉलिटिकल कंडीशंस भी ऐसी हैं, यानी अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे पहले भी इस तरह की सिचुएशंस रही हैं कि महमूद अब्बास यानी एक, आप जब किसी के साथ लड़ाई करके आते हो तो या आपका किसी के साथ इख्तलाफ होता है तो जाहिर सी बात आप उससे एक डिस्टेंस इख्तियार करके रखते हो। लेकिन वो इस डिस्टेंस को यूज करते हुए बोल रहे हैं कि वो इस वजह से नहीं जाता क्योंकि हमास वाले उसको मार देंगे, और वो 2007 से वहां तक नहीं गया। अब इस लिमिटेड एविडेंस को यूज करते हुए, इस लिमिटेड फैक्ट को यूज करते हुए, जो कि फैक्ट तो है कि 2007 से महमूद अब्बास नहीं गया, लेकिन इसके पीछे कोई बैक बाय रीजन नहीं, मतलब कोई और रीजनिंग इसके मिड में मिसिंग है। यानी 2007 से लेकर अब तक महमूद अब्बास गजा में नहीं गया, और वो इस बात से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि महमूद अब्बास डरता है हमास से। लेकिन ये बात ना लॉजिकली कहीं पे फिट होती है, ये तो उसका एक ओपिनियन है जिसको वो यूज करके एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब आप लिमिटेड फैक्ट की बेस के ऊपर या लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर एक ब्रॉड कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। तो यहाँ के ऊपर वो हेस्टी जनरलाइजेशन कर रहा है। फिर मजीद आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि एंड लेट्स बी क्लियर दैट हमास इज एन अबोमिनेशन टू इस्लाम, कि हमास जो है वो इस्लाम के लिए ही का बायस है। और हमास को ना उसने वो मॉरली एक तो अभी फ्रेम करे, और आगे जाके पूरी बात करेगा। आगे जाके वो कह रहा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन तो कभी भी हॉस्टेजेस को होल्ड नहीं करता था, ये लोग क्यों कर रहे हैं, और इस्लाम तो फेयर ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्टेजेस का दर्स देता है, तो ये लोग ऐसा मामला क्यों कर रहे हैं, ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है, यानी इस्लाम के लिए तज़हीक का बायस है। तो इस्लाम की रूलिंग्स को वो अपने एजेंडा के लिए यूज़ कर रहा है काइंड ऑफ, यानी और
यहाँ के ऊपर दो मिस्टेक कर रहा है। एक मिस्टेक तो ये कर रहा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन को की सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है करंट सिचुएशन के अंदर। सुल्तान सलाहुद्दीन की सिचुएशन करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो एक हिस्टोरिकल इवेंट था, ये अभी करंट की सिचुएशन है। और सुल्तान सलाहुद्दीन ने कैदियों को जंग जीतने के बाद, फ़लस्तीन को फतह करने के बाद बोला था कि आप हम कोई कैदी नहीं बनाएंगे, आप लोग सिर्फ टैक्स पे करें और चले जाएं, आप लोग आज़ाद हैं। और वो लोग जो गरीब थे वो लोग भी टैक्स देंगे। हाँ, उनका टैक्स जो है सुल्तान सलाहुद्दीन खुद पे कर देगा, उसका भाई पे कर देगा, लेकिन टैक्स हम सबसे लेंगे। तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन थी जिसको वो यूज करते हुए फाल्स उसको यूज करते हुए वो हमास को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स एनालॉजी, यानी दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनका आपस में कोई खास लिंक नहीं बनता, लेकिन उसको एक लिंक बना के वो अपने नैरेटिव को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाता है आखिर में लास्ट लाइन के ऊपर आके कि हमास जो है वो नॉन ज्यूज थाई वर्कर्स जो हैं उनको उन्होंने सर कलम किए हैं। एंड देन फिर वो ये जो सेकंड पोर्शन ऑफ द स्लाइड के अंदर आपको सारे सेंटेंस नज़र आ रहे हैं अबाउट द वुमेन एंड एवरीथिंग, और उनको एक एवल डिक्लेयर कर रहा है। और इस तरह की जो हॉरिफिक डिटेल्स जो है प्रेजेंट करके ना कर क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके सामने कोई भी इस तरह की सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल कि मैं आपके सामने बोलता हूँ कि एक शख्स था, उसने बस गाड़ी से किसी बंदे को कुचल दिया। अब नेचुरली वो शख्स कौन था, कुचला गया शख्स कौन था, आप वो सब चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। पहले आपके माइंड के अंदर ये चीज़ जाती है कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, जिस बंदे को कुचला गया ये तो बहुत बहुत मतलब बुरी बात है। तो इसको बोलते हैं अपील टू इमोशन, यानी इमोशन का सहारा लेके इमोशन के ऊपर इमोशन को यूज करते हुए वो आपकी सपोर्ट हासिल करना चाह रहा है और किसी और को इविल डिक्लेयर करना चाह रहा है। तो ये पूरी डिटेल्स वो प्रेजेंट करता है। और जब उससे पूछा जाता है कि ये इसका कोई एविडेंस तो बताओ, इतने ज्यादा इल्जामात लगा रहे हो, ये भी किया उन्होंने, जूश वर्कर्स उनके सर भी कलम किए हैं और इतनी ज्यादा डिटेल्स बोल रहे हो, तो कोई उसका एविडेंस तो दो। तो वो बोलता है इसका मैं खुद एविडेंस, मैंने ये बातें खुद देखी हैं। अब कन्वर्सेशन के अंदर जब आप ये बात करते हो तो पहले तो वो क्लेम ऑफ अथॉरिटी यूज कर रहे हैं ना कि मैं चूंकि एक अथॉरिटेटिव फिगर हूँ, मेरी एक से है, तो मैंने ये चीज देखी है तो ये बात सच है। लेकिन आर्गुमेंट के अंदर या जब आप कोई बात कर रहे होते हैं उसके अंदर कभी भी ये बात नहीं होती कि मैंने ये चीज मैंने चूंकि ये चीज देखी इस वजह से ये चीज सच है। इस तरीके कोई भी बंदा कोई भी क्लेम कर ले और अपने नैरेटिव को सपोर्ट कर ले, तो इसकी कोई हैसियत नहीं होती है आर्गुमेंट के अंदर के सिर्फ मैंने ये चूंकि इसका गवाह हूं इस वजह से ये बात ठीक होगी। सही है। तो यहाँ के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट जो है क्लोज होता है इसका 1 मिनट का, जिसके अंदर मल्टी एवरी सिंगल पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने देखा कि वो बायसेस और फैल्सीज का शिकार है, जिसको हमने कंप्लीट तरीके से जैसे करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा एक दफा। यहाँ के ऊपर ब्लॉक 1 काइंड ऑफ कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर 1 मिनट दोनों को मिलता है। मोहम्मद इजाब की भी कन्वर्सेशन हम लोगों ने डायसेक्ट करके आप लोगों को बताई और रबाई शमूली की भी सिचुएशन हम लोग ने एक्सप्लेन की। अब ये वीडियो एक दफ़ा प्ले कीजिएगा। अच्छा, होता है ये क्या, एक सेकंड, होता है ये कि फिर मजीद क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये ब्लॉक 2 के अंदर आती है स्लाइड, क्या क्या इसराइल अक्टूबर 7 का जो रिस्पांस है, यानी जो हमास ने हमला किया था उसके रिस्पांस के अंदर क्या वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गया, ये क्वेश्चन रखा जाता है। तो उसके अंदर मोहम्मद हिजाब क्या आंसर करता है, रबाई शमूली भी आंसर करता है, वो आगे जाके हम शेयर करते हैं, लेकिन मोहम्मद हिजाब का क्या आंसर है ये एक दफ़ा सुनिएगा, फिर मैं बताता हूँ इसके अंदर मसला क्या है। Who is the president that you interviewed, saying that all Palestinians, they are responsible. This man is being more slippery. He's being more slippery than. ओके, सो मोहम्मद इजाब अपना आर्गुमेंट ये प्रेजेंट कर रहा है कि फॉर किलिंग वन हमास फाइटर, इन ऑर्डर टू किल द वन हमास फाइटर आपको 100 सिविलियंस को कत्ल करना पड़ता है। एंड इफ दिस थिंग कंटिन्यूज तो होगा ये कि आपको
300 हमास के फाइटर्स को मारने के लिए 3 मिलियन की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू डू दैट तो आप एक जीनोसाइड कमिट करेंगे। सही है। अब ये एक बहुत छोटा सैंपल साइज है जिसको यूज़ करते हुए वो क्या कर रहा है, एक्सट्रापोलेट कर रहा है, उसको प्रोजेक्ट कर रहा है टू द लार्जर नंबर। अब एज अ मुस्लिम तो आपको ये बात लगे कि हाँ यार बात तो ठीक कर रही है, लेकिन बात टेक्निकली गलत है, ऐसा होता नहीं है। यानी इन रियलिटी भी अगर वो 300 लोगों को मारना चाहें तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन, यानी होगा नहीं ना, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, पॉपुलेशन भी मूव करेगी, सब कुछ होगा। लेकिन हम उसके अंदर डिटेल्स के अंदर नहीं जाते, हम ये बात समझते हैं कि इसके अंदर है क्या, मतलब ये मिस्टेक क्या है। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक फलसी होती है, उसको बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप के अंदर हम बोलते हैं कि एक छोटा एक्शन जब वो परफॉर्म होगा तो वो एक चेन ऑफ एक्शंस को जन्म देगा, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा नतीजा पैदा होगा। सही है। यानी आप जो है एक एक्शन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने हमास को मारना है। अब आपने हमास को मारना है तो आप हमास के एक फाइटर मारते हो तो 100 लोग मरते हैं, और आप अगर 300 फाइटर्स को मार दोगे तो पूरी पॉपुलेशन मर जाएगी। सही है। इसको हम बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। बात एज अ प्रेजेंटेटर्स ऑफ द मुस्लिम्स उसने काइंड ऑफ ठीक बात की है, और उसको नैरेटिव रखने के लिए ठीक है, लेकिन टेक्निकली गलत है। टेक्निकली इसको हम बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। कि यानी आप एक छोटी सी सैंपल को पकड़ के आप प्रोजेक्ट करते हो और बोलते हो कि ये चूंकि चूंकि इस सैंपल साइज के ऊपर ये काम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यही चीज़ रिपीट होती रहेगी और सेम रिजल्ट्स जनरेट होंगे और इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आगे फिर स्टार्ट होता है ब्लॉक 2। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैम फिज़ा मौजूद है फ्रॉम कम्युनिटी 21, तो वो उससे आगे प्रेजेंट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने क्वेश्चन जो हैं वो नोट डाउन करते जाइए। यस फिजा। तो यहाँ पर जो है वो ब्लॉक 2 स्टार्ट होता है। ये जो पूरा शो है इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स थे जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे थे और हर क्वेश्चन में दोनों स्पीकर्स को अपना अपना टर्न दिया गया था और फिर उसमें जो है वो उनसे सवाल किए गए थे, उस सवाल का वो आंसर कर रहे थे। तो उसमें जो फैलेसीज जो उनको 1 1 मिनट का टर्न दिया था उसमें जो वो जवाब दे रहे थे वो फैलेसीज प्लस जो पूरी उनकी आर्ग्यूमेंट थी, जो पूरा शो था 1 आवर का, उसके अंदर जितनी भी फैलेसीज हमने आइडेंटिफाई की है तो फर्दर मैं वो वाली फैलेसीज एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जो सवाल ये था ब्लॉक 2 का कि क्या इसराइल जो है वो अपने जवाब में बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, यानी कि अक्टूबर 2023 का जो हमास का ये अटैक है उसकी बात करें कि क्या उसके जवाब में जो है वो इसराइल बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। जिसमें जो रबाई शमूली ने इस सवाल का जवाब दिया था उसमें जो है ये उनके उनके डायलॉग से पहले मैं आपको फैलेसी बता देती हूँ ताकि आप उनके डायलॉग से उसको मैच कर सकें। अपील टू अथॉरिटी फैलेसी ये होती है कि आप किसी भी एक पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को, इसके किसी भी एक अमल को जो है वो ले लें और फिर उसको अथॉरिटी बना ले कि वो अमल सही है या गलत है, जबकि किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए ये बात साबित नहीं होती कि वो चीज सही है। आई मीन कोई भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ पीपल किसी सही या चीज का नहीं डिफाइन करते। हम बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह और उसके नबी की चीजों को देख रहे होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उस अथॉरिटी ने एक चीज गलत है दैट मीन्स वो गलत है, चाहे 10 लोग करें, 100 लोग करें या 1000 लोग करें। तो अपील टू अथॉरिटी फैलेसी यही होती है कि आपने अथॉरिटी ने वो अमल किया था ना, तो हम अपने अमल को उससे जस्टिफाई कर लेंगे कि भाई क्योंकि उन्होंने किया था तो हम उससे कंपैरिजन कर रहे होंगे और फिर उस चीज को सही साबित कर रहे होंगे क्योंकि उस अथॉरिटी ने ये किया था। और अपील टू इमोशन फैलेसी ये होती है ये इसमें, चले पहले अपील टू अथॉरिटी को डिस्कस करते हैं। इसमें जो है ना वो कंपेयर इसमें जब सवाल किया गया था कि क्या इसराइल जो है वो अपने जवाब में बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, तो रबाई शमूले ने आंसर किया था कि जो विंस्टन चर्चिल है ना, उन्होंने जो कारपेट बॉम्बिंग की थी जर्मनी पर, इसराइल तो उसके क्लोजर भी नहीं गया। ठीक है। तो एक तो आप जो है ना वो विंस्टन चर्चिल उसके अमल को जस्टिफाई कर रहे हो, उसके अमल को सही कर रहे हो, दूसरा आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो इसराइल के अमल से कि वो तो उसके क्लोजर भी नहीं किया। एक तो आप रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो बिकॉज विंस्टन चर्चिल जो है ना वो कोई पैरामीटर नहीं है कि आने वाली जितनी भी वॉर्स है ना अब वो उसका कंपैरिजन उस पैरामीटर से किया जाएगा कि भाई क्योंकि वो उसके क्लोजर है या उसके दूर है तो वो चीज जस्टिफाई हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने अथॉरिटी विंस्टन चर्चिल को यूज किया कि वो उसके अकॉर्डिंग तो क्लोजर भी नहीं गया, तो इसलिए इसराइल जो है ना वो क्लोजर नहीं गया उस चीज के। ठीक है। ये वाली फैलेसी उन्होंने कमिट की है। सेकंड फैलेसी जो है वो अपील टू इमोशन है। अपील टू इमोशन फैलेसी ये होती है
बुरहान ने पहले डिस्कस कर दिया है, सिंपली मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ कि आप इसमें इमोशंस की बात कर रहे हो। इमोशंस यानी कि कोई इंसान का इमोशन ट्रिगर करने की वो एंगर की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या इसराइल जो है वो बहुत ज्यादा आगे जा चुका है अपने इस जवाब में, तो उनको एविडेंस की बेस पे, फैक्ट्स की बेस पे अपने जवाब को सपोर्ट करना था, रेदर देन कि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि आई हैव अ फ्रेंड हु डाइड 6 चिल्ड्रन बिकॉज ही वाज पर्सनली ट्राइंग टू स्टॉप हमास टेरर टनल। यानी कि वो ये अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर कर रहे हैं कि हमास से जब वो उनके फ्रेंड लड़ रहे थे तो उसमें 6 बच्चे उनके मर गए थे। दैट इज ट्रू, उनके दोस्त लड़ रहे होंगे हमास के साथ, बट ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि वो चीज सही थी, क्योंकि उनका दोस्त क्या, इवन उनके भाई और उनके मजीद दोस्त, बहुत सारे दोस्त इस चीज में जाज हो सकते हैं उस अमल में, ये बात एक फैक्चुअल होगी, लेकिन क्योंकि आपके दोस्त उस वॉर में थे तो ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो अमल सही है। यहाँ पे इन्होंने इमोशंस को ट्रिगर करने के अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड किया है। और दूसरी चीज जो है ना वो यहाँ पर ये कही है उन्होंने कि ना 6 बच्चे जो है ना वो उनके मर गए थे। अब हमें पता है कि इसमें भी एक इमोशन ट्रिगर होता है कि जब बच्चों की बात आती है, तो यहाँ पे इन्होंने इमोशंस को ट्रिगर किया है, तो उन्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की जरूरत नहीं थी। उसके लिए बेहतर होता है कि वो जो है वो फैक्ट्स के बेस पे बात करते हैं। अब हम वीडियो का प्ले कर लें। Starting now. I just came here by taxi and passed a statue of Winston Churchill. That's in the lifetime of our parents, okay? He is the greatest British statesman of the 20th century. You know what he did when he had a genocidal threat, knowing that Hitler wanted to eviscerate, annihilate Britain? He carpet bombed all of Germany, Dresden, Essen, Hamburg. Israel has not even gotten close to that. Israel does not send its Air Force to carpet bomb cities. It sends in its military. I have a friend who died, six children, 39, because he was personally trying to stop a Hamas terror tunnel. Israel is surgical. Israel is only going after the fighters. Israel has opened humanitarian corridors for the Palestinians. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम इसमें वीडियो पहले प्ले कर देते हैं और फिर फैलेसी बाद में डिफाइन कर लेंगे। Trades in falsehoods, 300 to 1. What are you talking 100 about? to 1. And now he says said now he says the Jews are about to kill 3 million I didn't say they're Palestinians. about to. I said the if. fact that this man अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो स्ट्रॉ मैन फैलेसी जो है बुरहान ने एक्सप्लेन कर दी थी कि आप सिंपली एक आर्ग्यूमेंट जो होती है ना, किसी इंसान ने कोई बात कही, आप उसकी उस बात को सीधा सा, उसका जो जुमला था उस बात को सीधा सीधा आप उसका जवाब नहीं दे सकते थे, तो आपने उस जुमले में से, उस बात में से कोई एक नतीजा अपनी मर्जी का अखज किया या उस जुमले से मिलता जुलती कोई बात निकाली और फिर आपने उस बात को अटैक किया, उस बात का जवाब दिया, बिकॉज आप उस एग्जैक्ट जुमले का जवाब नहीं दे सकते थे। तो जो 100 to 1 रेशो के बारे में बात कर रहे थे, इसमें ये था कि आईडीएफ ने खुद ये रिपोर्ट पब्लिश की थी कि उस टाइम पर जब ये शो कास्ट हो रहा था तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 सिविलियंस की डेथ हो गई थी, जिसमें से 60 हमास के फाइटर्स थे, ठीक है। तो ये चीज खुद आईडीएफ ने रिपोर्ट पब्लिश की थी। सेकंड थिंग इज कि उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि वो हमास के तमाम फाइटर्स को मारना चाहते हैं, तो तमाम टोटल जो हमास के फाइटर्स बन रहे हैं ना वो 30,000 है, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात की कि क्योंकि वो हमास के फाइटर्स को मारना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना आर्गुमेंट मोहम्मद हिजाब पेश करे थे। वो ये कह रहे थे कि जब आप हमास के फाइटर्स को मारेंगे और आपका तरीकाकार भी मारने का बॉम्बिंग है, तो सिर्फ हमास के फाइटर्स की डेथ नहीं होगी, देयर आर सिविलियंस जो कि वो भी मर रहे होंगे और वो ज्यादा तादाद में मरे होंगे। सिर्फ हमास के फाइटर को आप सीधा टारगेट नहीं कर रहे क्योंकि सिविलियन ज्यादा है और हमास के फाइटर्स कम है। तो वहां पे जो टोटल पॉपुलेशन, अगर आप 30,000, क्योंकि वो कहते हैं हम तमाम हमास के फाइटर्स को मारना चाहते हैं, तो टोटल उसका 30,000 है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन सिविलियंस बन रहा है। तो जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि अगर तो आप यही करते रहे, जिसमें वो इफ का वर्ड 2 बार उन्होंने इसलिए रिपीट किया कि अगर ये ट्रेजेक्टरी चलती रही तो इतने सिविलियंस मरेंगे। अब उस जुमले से उन्होंने क्या निकाला, अभी हमने वीडियो में देखा कि उन्होंने कहा कि नाउ, ये जो मोहम्मद हिजाब कह रहे हैं कि नाउ ही सेज दैट ज्यूज आर अबाउट टू किल 3 मिलियन पीपल। अब ज्यूज जो है ना वो 3 मिलियन लोगों को मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट जो है निकाला, वो ये निकाला कि ये तो ये कहना चाह रहे हैं, जबकि मोहम्मद हिजाब ये नहीं कह रहे थे। अदरवाइज वो एग्जैक्ट ये सेंटेंस भी कह सकते थे कि ज्यूज मारना चाहते हैं, बट वो जब उन्होंने ये मेंशन किया कि वो हमास के फाइटर्स को मारना चाहते हैं, तो एट द सेम टाइम उन्होंने सिविलियंस के नंबर्स भी बता दिए कि इतनी भी डेथ होगी अगर, तो इतनी तादाद में लोग मरेंगे। तो ये वाली फैलेसी यहाँ पे उन्होंने कमेंट की थी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। But you have made your position clear, which is that you believe they're both terror organizations. I believe that according to the law, absolutely. Okay, and that's interesting to Yes. me. Okay, But I have to say, no, I have to say, wait. Let's come to when the you next. call the IDF a terror organization, the IDF keeps No, it's his 1.8 opinion. million Arabs It's his alive opinion. in Israel. 100 to
यहाँ पर हमने इनका आर्ग्यूमेंट सुन लिया, जो कि यहाँ पर मेंशन भी है, रबाय ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया है। तो अच्छा, मैं पहले चीज बता दी थी, पहले सेल्फ सर्विंग बायस ये होती है कि आपने अपना जो भी अमल है उसको आप पॉजिटिव वे में प्रेजेंट कर रहे हो। सेम अमल है, मैंने कोई बुरा अमल किया लेकिन मैं प्रेजेंट इसको पॉजिटिव वे में कर रही हूँ, ये सेल्फ सर्विंग बायस होता है। डबल स्टैंडर्ड फैलेसी ये होती है कि सेम रूल जब आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो सही या गलत हो जाता है, और जब आप सेम रूल दूसरे इंसान के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो आप उसको दूसरे स्टैंडर्ड में ले रहे होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड फैलेसी होती है। आपने स्टैंडर्ड चेंज कर दिया अपने और दूसरे इंसान के ऊपर, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर दिया, स्टैंडर्ड्स ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो है ना, वो रबाय ने ये चीज कही है कि आप जो है ना वो आईडीएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, जबकि आईडीएफ ने तो 1.8 मिलियन की तादाद में जो है ना वो इसराइल के लोगों को जिंदा रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो ये एक फैक्चुअल बात है कि उन्होंने 1.8 मिलियन की तादाद में लोगों को जिंदा रखा हुआ है, लेकिन जो नंबर फलस्तीन में मर रहा है वो भी एक फैक्ट है। आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, उस चीज को मना नहीं कर सकते, वो नंबर भी एट द सेम टाइम जो है ना वो मरा है। अब फॉर सपोज 1.8 मिलियन का डबल भी अगर हम करते हैं कि वो इसराइल की में वो इतने इंसान रह रहे हैं, बट आपने जितने नंबर के लोगों को, जितनी तादाद में लोगों को मारा होगा, वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि क्योंकि हमने वहां पे इतने लोगों को जिंदा रखा हुआ है तो यहाँ पर ये चीज गलत साबित हो जाती है। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड यहाँ पे इस तरह से सेट किया कि वो जो सिविलियन है ना, अगर हम एक सिविलियन ले, सिर्फ एक जानी नुकसान ले, तो उसको जब आप इसराइल की जमीन पर अप्लाई कर रहे हो तो उस सिविलियन की आपने वैल्यू कर दी कि भाई ये यहाँ पर जिंदा है, और जब वो सिविलियन फलस्तीन की सरजमीन के अंदर आ रहा है तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। तब आप कितने भी नंबर ऑफ डेथ्स कर रहे हो तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड फैलेसी इस सेंस में अप्लाई की कि उस जान की कीमत उस जमीन पर तो है लेकिन उस जमीन पर नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर ये वाली फैलेसी इन्होंने कमिट किया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फिजा एंड बरहान। अनफॉर्चुनेटली हम इससे आगे नहीं जा सकेंगे, द टाइम इज अप। विल जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आर्यन, आप लास्ट स्लाइड पे बिल्कुल कर दीजिए। थैंक यू सो मच बोथ द प्रेजेंटर्स, जज़ाकल्लाह खैर। आई होप देयर वाज गुड लर्निंग फॉर द ऑडियंस। बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, शॉर्टली आपके साथ फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया जाएगा। जो भी फीडबैक्स एंड सजेशंस हैं वो मेक श्योर कि आप ज़रूर फीडबैक फॉर्म में ऐड करें और वो दे रीच टू द प्रेजेंटर्स एंड द डीएफ टीम। ऑल्सो फॉर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप अपने हैंड रेज करेंगे एंड देन वील बी टेकिंग वन बॉय एंड वन गर्ल, और वन गर्ल एंड वन बॉय डिपेंडिंग। सो आप लोग अपने हैंड्स रेज करेंगे तो विल स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। Okay, so we have the first hand, Sabah Qamar. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल था, आई थिंक इट वाज द थर्ड स्लाइड आई थिंक, जिसमें इन्होंने अपील टू अथॉरिटी बताई है। तो वहां पर मुझको नहीं लगता कि अपील टू अथॉरिटी है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं जो रैबाई हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने विंस्टन चर्चिल ने जो कारपेट बॉम्बिंग की थी उसमें तो इससे बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो इट कैन बी आइदर वॉट अबाउटिज्म और इट कैन बी अ रिलेटिव प्राइवेशन, जिसको कहते हैं अपील टू वर्स प्रॉब्लम्स। इन दोनों में से कोई होनी चाहिए, मुझे ये लग रहा है। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड थी इस पर हमें एट द सेम टाइम लग रहा होता है कि इस पर ये वाली फैलेसी भी अप्लाई हो रही है। आपको जो लग रहा है मे माइट बी पॉसिबल कि वो फैलेसी भी अप्लाई हो रही है, जस्ट लाइक कि यहाँ पर हैस्टी जनरलाइजेशन भी हमें अप्लाई लग रही थी। तो यस, एट द सेम टाइम बहुत सारी फैलेसीज भी हमें लग रही होती, तो यू कुड बी राइट। Thank you so much for the question and for the answer both. Okay, आप लोगों से वैसे तो this question was relevant. I forgot to announce this questions को relevant और concise रखेंगे. Next up we have, we'll take Burhan Ahmad. Assalamu alaikum. आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम. Ask your question please. My question is related to, I think it was in the first block, uh, about the strawman fallacy regarding the UN Resolution 242. In that, now we are saying it's a strawman fallacy because Brother Hijab did not say anything about aggressor, and the rabbi is talking about aggressor. But अगर हम देखें, the word which hijab used and is written in the UN resolution, which is a belligerent, that word can translate to aggressor. तो ये तो अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे ये स्ट्रॉमैन हो सकता है? बुरहान, आपका क्वेश्चन ये है कि जो एग्रेशन और एग्रेसर का वर्ड यूज़ किया गया है
उसकी वो यूज़ करते हुए वो बोल रहा है कि वो अच्छा, ये स्ट्रॉमैन फैलेसी किस तरह से मैं बता देता हूँ। स्टेट ऑफ बिलिजरेंसी किसको बोला जाता है, या बिलिजरेंट स्टेट किसको बोला जाता है? गासिब रियासत जिसने कब्जा किया वो और इस तरह की वो तमाम हरकतें कर रही हैं जो कि अभी इसराइल कर रहा है। तो यूएन रेजोल्यूशन 242 ये कहता है कि इफ कि हमें ये जो स्टेट्स ऑफ बिलिजरेंसी हैं इनको एंड करना है, ठीक है। इफ कोई रियासत इसको एंड नहीं करेगी तो वो क्या कहलाएगी? बिलिजरेंट स्टेट ही कहलाएगी ना। बट इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग विद द रियल थिंग कि वो स्टेट ऑफ बिलिजरेंसी का वर्ड यूज किया, वो वर्ड को ट्विस्ट कर रहा है ना। वर्ड को ट्विस्ट करके उसने बोला एग्रेशन और एग्रेसर। एग्रेशन और एग्रेसर का वर्ड यूज नहीं हुआ इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। वो बोले कि यहाँ के ऊपर तो एग्रेशन और एग्रेसर्स का कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं हुआ, और उसको अराउंड वो उसको रोटेट करके बोल रहा है कि ये स्ट्रॉ मैन फैलेसी है। हालांकि बिलिजेंसी का क्या मतलब होता है? कासिब रियासत ना, वही जो एग्रेशन करती है, एग्रेशन दिखाती है। लेकिन सिर्फ वो वर्ड्स को प्ले करके वो इसकी पूरी के पूरे आर्गुमेंट को रिफ्यूट करने की कोशिश करे जो कि रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग इनफेलिसी है। बहुत शुक्रिया दोनों बुरहान का, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी गोइंग टू टेक फ्रॉम अनीका शाहीन। अस्सलामुअलैकुम। मेरा सवाल ये था कि ब्लॉक नंबर 1 जो था ना, उसके अंदर जो रबी शुमाइल हैं, उन्होंने मोहम्मद हिजाब के जवाब के अंदर ना तो कोई एविडेंस पेश किया और सीधा कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो क्या ये अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी हो सकती है? ये तो आप अपील टू इग्नोरेंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कि एविडेंस ना देना किसी भी बात का, जैसे उन्होंने बात की कि जैसे मोहम्मद हिजाब ने बात की तो उन्होंने यही सीधा कह दिया रबी शुमाइल ने कि ये झूठ बोल रहे हैं, और कोई एविडेंस भी नहीं दिया कि ये कैसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर उनके आर्गूमेंट का कोई एविडेंस देते कि इनका आर्गूमेंट कैसे गलत है, लेकिन उन्होंने सीधा ये कह दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो मैं शायद यहाँ पे अपील टू इग्नोरेंस से पहले फैलेसी लगती है, तो आप बताइए। अपील टू इग्नोरेंस, ऑडियंस में से कोई करेक्ट कर दीजिएगा अगर इसके अंदर मिस्टेक हुई। अपील टू इग्नोरेंस उससे बोला जाता है जिसके अंदर किसी बात का कोई सबूत, किसी सबूत का ना होना किसी चीज़ के सही या गलत होने को साबित कर देना। जैसे कि अगर मेरे पास किसी यहाँ के ऊपर इसको अपील टू इग्नोरेंस नहीं बोलेंगे जी, मुझे वो। समझ आ गई है। हाँ, जी, उसकी थैंक यू। डेफिनेशन बस ये question। अलग है। ओके, तो अगर अपील टू इग्नोरेंस को एक दफा क्लैरिफाई करना है तो इट्स बेसिकली इट्स लॉजिकल फेरेसी वेयर समवन क्लेम्स अ स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इट हैजंट बीन प्रूवन फॉल्स, और फॉल्स बिकॉज इट हैजंट बीन प्रूवन ट्रू। ओके, नेक्स्ट अप विल टेक इरम सईद। मेरा एक कमेंट है सिर्फ, आई माइट बी रॉन्ग, वो जो पहली स्लाइड थी जिधर आपने स्ट्रॉमैन फैलेसी के ऊपर एक दो क्वेश्चंस लिए थे, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर यूएन रेजोल्यूशन में एग्रेशन और अग्रेसर का वर्ड नहीं है तो इसका मतलब है दैट इज़ अ टोटल फैब्रिकेशन। एक मुझे ये लग रहा है कि ये आइदर ऑल फैलेसी जिसको फॉल्स डाइकोटोमी कहते हैं वो भी हो सकता है, और एक और फैलेसी है जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकती, लेकिन मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वो ये बना रहे हैं कि अगर ये स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है तो जो प्रेमिस है दैट इज़ अ लाई। सो ये मेरे ख्याल में ये स्ट्रॉमैन में नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में ये आइदर और फैलेसी लाइक फॉल्स डाइकोटोमी में आ रही है, और एक दूसरी फैलेसी थी जिसका आई कांट इवन प्रोनाउंस इट, इट्स कॉल्ड नॉन सेक्विटर समथिंग लाइक दैट, शायद ये उसमें आ रही है। क्योंकि इसने ये बोला है ना कि इसमें स्पेसिफिकली ये वर्ड्स नहीं है, इसलिए आपका जो प्रेमिस है वो रॉन्ग है। स्ट्रॉमैन में ये होता है ना कि वो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, स्ट्रॉमैन में वो इसको ट्विस्ट कर देता है, वो इसको इतना ज्यादा आइदर और की तरफ नहीं लेके जाता। ओके, डू यू हैव टू से एनीथिंग बुरहान और फिजा? हम्म। हाँ, इसको देखें, इसको ये स्ट्रॉन्ग मैन फेरिसी ही है मेरे इल्म के मुताबिक, तो क्योंकि जो फास्ट डाइकोटमी उसके सामने तो दो ऑप्शंस प्रेजेंट किए जाते हैं ना, कि या तो हमारे साथ खड़े हो या हमारे खिलाफ खड़े हो। लेकिन यहाँ के ऊपर वो दो ऑप्शंस प्रेजेंट नहीं कर रहा, वो स्ट्रॉन्ग मैन कंस्ट्रक्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर होता है कि आप आर्गुमेंट एक कंस्ट्रक्ट करते हो। अब ये जो पूरी की पूरी बात है इसने कंस्ट्रक्ट की हुई है और उसको जाके अटैक किया, तो इसी वजह से इसको स्ट्रॉन्ग मैन फैलेसी बोला जाता है। विल गो टू उम्मे मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी वहीं पे सवाल है जो स्लिपरी स्लोप कहा था हिजाब के को आर्गुमेंट को कि अगर एक बंदा मारना है और उसके साथ 100 सिविलियन मारने हैं, यानी एक हमास का बंदा मरेगा, तो ये स्लिपरी स्लोप में
कैसे आ रही है? वो एक सिंपल रेशियो बयान कर रहे हैं, तो वो यूं फिर क्वेश्चन करें कि आप कितने सिविलियंस को मार के हमास को मारना बंद करेंगे? मतलब ये स्लिपरी स्लोप कैसे बन रहा है? उन्होंने सिंपल एक आपको दिए है ना रेशो कि इतने अभी तक हमास के मरे हैं, जबकि आपके सिविलियन इतने मर चुके हैं। ठीक है, वो तो डाटा दे रहे हैं। तो स्लिपरी स्लोप तो फैलिसीज तो होती हैं जब आप ऐसे ही यानी हवा में तीर चला रहे होते हैं कि यूं हुआ तो यूं हो जाएगा। वो तो बाकायदा डाटा के साथ बात कर रहे हैं। तो मुझे भी ये स्लिपरी स्लोप नहीं लग रही। हम्म, अच्छा, ये मैं क्वेश्चन में एक दो बातें कर दूं, आप लोगों को ही थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखें, जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बात सामने रखी गई है उसके अंदर कहाँ पे बायस और फैल्सी है। ठीक है। अब ये हमें भी मसला आ रहा था जब हम इस पूरी के पूरी कन्वर्सेशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और हमारे दिल के भी बहुत करीब है। तो नैरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से ये बात ठीक है, सही है। ऐसा नहीं होता कि ये जितनी भी हमने बातें यूज़ की ये कोई यूज़ नहीं करता। लीडर्स यूज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं टू बिल्ड देयर ओन नैरेटिव, टू पुश देयर ओन नैरेटिव, अपनी बात को सामने रखने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए। ये स्लिपरी स्लोप इस वजह से है कि वो एक सिंपल साइज को पकड़ रहा है और उसको उठा के प्रोजेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो बोल रहा है कि अगर ये आईडीएफ ने एक न्यूज़ जारी की है जिसके अंदर 100 सिविलियंस मरे हैं और एक हमास का बंदा मरा है। अब वो तो एक स्पेसिफिक अटैक था ना। आप उस अब क्या ऐसा होगा कि सारे अटैक्स ऐसे ही होंगे और सेम नंबर ऑफ सिविलियंस मारे जाएंगे? यानी जब भी अटैक होगा एक हमास का बंदा मरेगा और 300 सिविलियन मर जाएंगे। हो सकता है कि अटैक हो कोई भी नहीं मरे, हो सकता है अटैक हो सिर्फ सिविलियंस मर जाए। तो आप आने वाले फ्यूचर की प्रिडिक्शन किस बेस के ऊपर कर रहे हो? एक बहुत छोटे सैंपल साइज के ऊपर कर रहे हो कि ये एक जो एक्शन है ना, इससे बहुत बड़े एक चेन ऑफ एक्शंस क्रिएट होगा और उससे इतना बड़ा रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। सही है। आप अ, इनको अनम्यूट कर ये लीजिए। देखें ना कि ये तो एक खबर आई ना कि इतने एक बंदा मरा और 100 मरे। फिर 3 साल में प्रूव भी तो हो गया ना कि 1 लाख मर गए और वो हमास वाले तो अभी वहीं पे वहीं खड़े हैं। तो स्लिपरी स्लोप नहीं हुआ, ये तो हो गया। हकीकत में यही हो रहा है और हो चुका। हाँ, देखें, जो ठीक है इवेंट्स हो रहे हैं वो एक जी, अलग बात है, लेकिन आप जो हो आर्गुमेंट जिस चुके हैं तरीके से, ना। नहीं देखें ना, आप जो आर्गुमेंट स्ट्रक्चर कर रहे हैं ना। देखिए, अगर डाटा इतना ही हकीकत में हो रहा है, डाटा इसी तरह आ रहा है, तो फिर स्लिपरी स्लोप नहीं है, ये तो आप सिंपली एक रियलिटी पेश कर रहे हैं। नहीं, ये 2023 की डिस्कशन है जब ये पूरी कन्वर्सेशन हो रही थी ना। और आप उस टाइम के ऊपर जब इस पूरे के पूरे आर्गुमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस एक बात समझें कि जब आपने अपनी बात रखनी है तो उसके अंदर वजन कितना होना चाहिए। ये करने से आप एक आम बंदे को ये बात शायद समझ नहीं आए, लेकिन इन रियलिटी आप टेक्निकली कहेंगे तो टेक्निकली ये बात दुरुस्त नहीं है। यही चीज़ अगर आपको मैं पार्टीज रिप्लेस कर दूं ना, तो फिर शायद आप इसको इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ कि हमास के एक हमले से इतने सिविलियंस मर गए तो उन्होंने इतने रॉकेट्स फायर किए हैं और इतना करना चाह रहे हैं और इतने ज़्यादा, हर बार जब वो रॉकेट फायर करेंगे तो ओके बुरहान, आई थिंक जो चलें जी। रुबीना कहना चाह रही हैं वो शायद स्लिपरी स्लोप को कह रही हैं कि इस पे ये फिट नहीं बैठ रहा। स्लिपरी स्लोप को आप लोग, आई वुड लाइक कि आप लोग खुद भी रिसर्च करें। इट इज़ अ चेन ऑफ इवेंट्स बेसिकली दैट अकर्स, दैट स्टार्ट फ्रॉम वन सिंगल थिंग, और वो उसका फैलेसी होती है कि वो आखिर में एक बहुत बड़ी चीज़ को कनेक्ट कर रहा होता है उससे। But anyways, thank you for your discussion. I hope इससे कुछ learning हुई होगी. We'll move on to the next question, and that will be Mohammed Ramiz. अस्सलाम वालेकुम। अब रैबाई भी इसको यूज कर रहा है, वो कह रहा है कि उन्होंने रेप किया, मर्डर किया, सब कुछ किया। और बाद में मोहम्मद हिजाब भी इमोशंस को यूज करते हैं जब वो कहते हैं कि एक के बदले 100 वो मार रहे हैं। तो अब जो पब्लिक वहां पे है वो तो फैलेसिस को नहीं जानती, वो तो इमोशन से ही जो है ना मूव करती है। तो क्या अब इमोशंस को यूज करना क्या गलत है? क्योंकि लॉजिक से कम ही, लॉजिक से ज्यादा लोग इमोशन से इफेक्ट होते हैं। तो क्या इमोशंस को यूज नहीं कर सकते लोग यानी डिबेट के दरमियान में? अच्छा, इसके अंदर ये है कि इमोशंस को आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और जब आप रियलिटी को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि दोनों इमोशंस को प्रेजेंट करें, मोहम्मद हिजाब जिस इमोशन को प्रेजेंट कर रहा है वो रियलिटी को प्रेजेंट करते हुए कह रहा है कि आईडीएफ के हमलों के अंदर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, और उसका वो डेटा प्रेजेंट कर रहा है। मोहम्मद हिजाब जो अपील टू इमोशन कर रहा है, मोहम्मद हिजाब जो अपील टू इमोशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल
जो इसी ब्लॉक 1 के अंदर अगर हम वो आर्गूमेंट देख लें तो वहाँ के ऊपर वो जितनी भी उसने 3-4 बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात को अगर हम सामने रखें तो उसका कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा ना। तो अगर हमास ने वाकईतन कोई इस तरह का इवेंट किया हो, और जाहिर सी बात है फिर वो उसका मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरेंगे और आप उसको अपील टू मोशन यूज़ कर सकते हैं कि ये लोग जुल्म कर रहे हैं। तो जुल्म को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसके अंदर दिखाएंगे कि ये जुल्म हुआ है। लेकिन अगर जुल्म ना हुआ हो और आप सिर्फ अपील टू इमोशन कर रहे हो, आपके पास उसके पीछे कोई नैरेटिव नहीं मौजूद हो, डेटा नहीं मौजूद हो, और आप झूठ बोल रहे हो और सिर्फ इमोशन को यूज करते हुए अपने आर्गूमेंट के अंदर जान डालने की कोशिश कर रहे हो, तो तब जाके ये मामला गलत होता है। ठीक है, मुझे क्लियर हो गया। यानी कि अगर आप बैक के साथ इमोशंस यूज करें तो वो ओके है, करेक्ट है वो। अगर आप झूठ बोलते हुए इमोशंस को यूज करते हैं तभी सिर्फ वो इमोशनल फैलेसी में आएगा। सही है ना? यस, मतलब आप अपने आर्गूमेंट के अंदर ठीक बेहतर है और सच बात कर रहे हो तो इट्स फाइन। Okay, thank you so much. Okay, next we'll take Mustajab. अस्सलाम जी वालेकुम। जी, वालेकुम आवाज़ आ रही? अस्सलाम। जी जी, आ रही अच्छा, मैं पूछ रहा था एक एक जो हम आर्गुमेंट के गवाह खुद होते हैं, तो वो फिर अपील टू अथॉरिटी में कैसे आ जाती है? अगर मैंने कोई आर्गुमेंट पेश करता हूँ, उसका गवाह मैं खुद हूँ, तो जैसे ये रबाई ने पेश की कि मैं खुद गवाह हूँ, तो आप कह रहे हैं ये अपील टू अथॉरिटी में है, तो ये किस तरह स्टेटमेंट हमारी फिर ऑथेंटिक स्टेटमेंट कैसे बनेगी? अच्छा, अपील टू अथॉरिटी क्या होती है कि चूंकि कोई अथॉरिटेटिव फिगर अगर कोई बात कर रहा है, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी है, मुझे लग रहा है इस उसके अंदर एनालिसिस के अंदर थोड़ा बहुत, लेकिन अपील टू अथॉरिटी ये होता है कि आप अ, कोई अथॉरिटेटिव फिगर एक बात कर रहा है, तो जी जी। इस वजह से वो बात सच है क्योंकि ये बंदा ये बात कर रहा है। ठीक है। तो नहीं, अगर अगर वो हाँ, बात वो मैं समझ गया, अथॉरिटी तो अपील तो तो अथॉरिटी में आएगी। अगर वो खुद का उसके बहाव पे हम एक बात को सच कह मान लें, लेकिन अगर मैं एक बात कर मैंने देखी है, मैं कह रहा हूँ कि ये सच्ची है बात कि मैंने खुद देखी है, तो ये भी फैलेसी में आएगी? नहीं, देखें, आप जब एक चीज का क्लेम प्रेजेंट कर रहे हैं, एक चीज का दावेदार भी आप हैं और फिर बोल रहे हैं इस चीज का गवाह भी मैं हूं, तो इस तरह से कोई भी बंदा कोई भी बात कर सकता है ना। जी तो जी। आर्गुमेंट के अंदर या इतनी बड़ी शो के अंदर जब आप बोल रहे हैं, इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, तो आपको उसका कोई एविडेंस, टेंजिबल एविडेंस लाना पड़ेगा। अब मैं ये चीज कैसे वेरीफाई करूंगा कि आप बात सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? या तो आप जी जी। वीडियोस बना के लाएं, या तो आप डेटा कलेक्ट करके लाएं, या आप गवाह लेके आएं और आप बोलें मैं था, मेरे साथ ये सारे लोग थे और ये सब कुछ हुआ है और ये एक रिपोर्टेड इंसिडेंट है, फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा समझ। तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम। जी, ब्लॉक यानी 2 कि और आई 3 हैव से अगर किसी को सीन क्वेश्चन हो तो। वी डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चंस वैसे, मगर आई हैव सीन मुस्तजब आपके लिए कि आई हैव सीन इज नॉट एन इनफ एविडेंस, राइट? So जी that is जी। what Burhan is saying. Thank you so much. Jazakallah khair for today. It was a good session. Thank you so much, presenters as well. Jazakallah khair. I hope it was a good learning. Looking forward to see you all in tomorrow's session or the next session. We will be signing off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.